तो चलिए बेटा, आज की क्लास में क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन हम शुरू करने जा रहे हैं। तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, मैं एक एक चीज़ें आपको सुपर क्लियर कर दूंगा। बस आपने काम क्या करना है, एक कॉपी लेनी है और उसके ऊपर एक एक नोट्स बनाने हैं जो जो हम इसमें कवर करते चले जाएंगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जितनी भी आगे की केमिस्ट्री हमारी 10th में हमें मिलेगी वो पूरी केमिस्ट्री इस चैप्टर के ऊपर रिलाई करती है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास यहाँ पर केमिकल रिएक्शन की इक्वेशन दी हुई है, डेफिनेशन दी है। केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंसेस आर कन्वर्टेड टू वन और मोर डिफरेंट सब्सटेंसेस। एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। पहले दो चीजें होती हैं, वो आपस में रिएक्ट करती हैं। जो दो चीजें आपस में मिलती हैं, आपस में रिएक्ट करती हैं, उन दो चीजों को हम बोलते हैं रिएक्टेंट। उन दो चीजों को हम क्या कहते हैं? उन दो चीजों को हम कहते हैं रिएक्टेंट्स। बड़े ध्यान से समझिएगा। और इन दोनों ने, जैसे ये दोनों हैं, ये दोनों आपस में मिल रहे हैं और इनको हम कहेंगे रिएक्टेंट्स। ये दोनों आपस में मिलके यहां हमें क्या बना के देंगे? प्रोडक्ट्स। तो सिंपल, हमें यहां पे ये जो चीज मिली है, हमारे काम की चीज, इसको हम क्या कह देते हैं बेटा? इसको हम प्रोडक्ट कह देते हैं। तो सिंपल चीज हमें क्या समझ में आई है? केमिकल रिएक्शन क्या होती है? जब रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं। इस चैप्टर को आगे बढ़ाने से पहले मैं 9th के कुछ छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है जो बहुत जरूरी है आपके लिए जानना। अगर आपको ऑलरेडी आता होगा तो आप बहुत ध्यान से इसको सुन लीजिएगा, नहीं तो इसको कॉपी पे नोट जरूर करिएगा, नहीं तो आगे की केमिस्ट्री हमें समझ नहीं आनी। तो चलिए समझते हैं। हमारे पास 9th में ये एक चार्ट था जिसमें सभी आयंस थे हमारे पास। सुपर इंपॉर्टेंट चार्ट। ये चार्ट हमारी केमिस्ट्री की नींव रखता है। आपको बहुत ध्यान से इसको लर्न करना होता है 9th में। इन केस अगर आप इसको स्किप कर गए हैं तो बड़े ध्यान से अभी इसको लर्न कर लेंगे। हमारे पास यहाँ पे एक एक चीज लिखी हुई है, जैसे कि सोडियम है। सोडियम के ऊपर चार्ज होता है Na पॉजिटिव, मतलब +1। पोटाशियम के ऊपर चार्ज होता है फिर से +1। सिल्वर के ऊपर Ag+1। कॉपर Cu+1। Cu के ऊपर भी +1 होता है। उसके बाद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के ऊपर +1। हाइड्राइड का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन है पर उसके ऊपर क्या है? -1 है। क्लोरीन क्या होता है बेटे? क्लोरीन होता है Cl, इसके ऊपर -1 है। ब्रोमाइड क्या है? ब्रोमाइड मतलब Br और उसके ऊपर क्या आ रहा है? -1 आ रहा है। आयोडीन क्या होता है? I के ऊपर -1। तो आपको ये चार्जेस को लर्न करना होता है, बेसिक है। किसी भी चीज के ऊपर प्लस या माइनस कब आता है, ये डिपेंड करता है कि उसने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करे हैं या उसने इलेक्ट्रॉन्स गेन करे हैं। बड़े आराम से चीज को समझिए। मतलब सपोज करिए मैं यहाँ पे आपके सामने एक एग्जाम्पल डिस्कस करता हूं। एग्जाम्पल के लिए हम कलर चेंज कर लेते हैं। तो हमारे पास मान लो एक सोडियम है Na। Na ने अपने आप को किस में कन्वर्ट कर लिया? Na पॉजिटिव में। सर इसके ऊपर पॉजिटिव कब लगेगा? जब ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा बेटा? डोनेट करेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, कोई भी एटम जब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है बेटा, तब उसके सिर पे क्या लग जाता है? पॉजिटिव चार्ज लग जाता है। ऐसे ही अगर मेरे पास क्लोरीन है तो क्लोरीन ने अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Cl नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो Cl नेगेटिव में क्यों कन्वर्ट हुआ? क्योंकि उसने क्या किया बेटे? इलेक्ट्रॉन को गेन करा है। इलेक्ट्रॉन यहां पे उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया है। तो आपको सिंपली ये समझ में आना चाहिए कि यहां पे जो नेगेटिव और पॉजिटिव लगे हैं उनके मतलब क्या है? किसी ने इलेक्ट्रॉन गेन करा है और किसी ने इलेक्ट्रॉन लूज करा है। दूसरी चीज जो हमने समझनी है, जो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं उनको हम कहते हैं कैटायंस, और जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं उनको हम कहते हैं एनायंस। बहुत ही सिंपल, ठीक है। तो ये सारे आयंस हमारे दिमाग में याद हो जाने चाहिए अगर हम चाहते हैं कि ये चैप्टर हमें सुपर अच्छे से समझ में आए। तो आपका ड्यूटी क्या है? ये चार्जेस को कॉपी पे लिख के आपने 5-6 बार लिख लिख के इसको प्रैक्टिस में ले आना है और अपने दिमाग में इसको लॉक कर लेना है, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चीज क्या है जो हमने समझनी है कि यहां पे मैग्नीशियम है। जैसे मैग्नीशियम, ब्लैक कर लो,
मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम के ऊपर +2 चार्ज आ रहा है बेटे। कैल्शियम है, कैल्शियम के ऊपर भी +2 चार्ज होता है। जिंक, जिंक के ऊपर भी +2 चार्ज होता है। आयरन, आयरन के ऊपर Fe+2 होता है। कॉपर, कॉपर फिर से आ गया। सर यहां पे भी कॉपर था और यहां पे भी कॉपर है, दो दो कॉपर है, ये क्या चक्कर है? कॉपर के दो चार्ज होते हैं, एक +1 में एग्जिस्ट करता है वो और एक +2 में भी एग्जिस्ट करता है। आप मुझसे पूछेंगे सर ज्यादातर किस में एग्जिस्ट करता है? ज्यादातर कॉपर +2 में एग्जिस्ट करता है। उसके बाद आता है बेटा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के ऊपर चार्ज होता है +3। एल्यूमिनियम किस में एग्जिस्ट करता है? +3 में। आयरन किस में एग्जिस्ट करता है? +3 में। सर आयरन तो पहले भी आया था, यस। आयरन का +2 भी होता है, आयरन का +3 भी होता है। तो आयरन भी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है, अर्थात कि आयरन के ऊपर भी एक से ज्यादा चार्ज होते हैं। तो हमें दोनों ही लर्न करने होते हैं। फिर आप मुझसे पूछोगे सर ज्यादातर कौन सा चार्ज यूज होता है आयरन का? तो उसका आंसर है आयरन का +2 चार्ज ज्यादातर यूज किया जाता है। उसके बाद आयोडी, अगर मैं ऑक्साइड में आता हूं तो ऑक्साइड पे -2 चार्ज होता है। सल्फाइड में सल्फर के ऊपर -2 चार्ज होता है। नाइट्राइड के ऊपर, नाइट्रोजन के ऊपर -3 चार्ज होता है। अमोनिया, नाइट्रो NH4 +1 चार्ज होता है। हाइड्रोक्साइड OH के ऊपर -1 चार्ज। नाइट्रेट NO3 -1 चार्ज। हाइड्रोजन कार्बोनेट, मतलब इसको बाइकार्बोनेट भी कहा जाता है, HCO3 -1, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट। और उसके बाद कार्बोनेट अगर आ गया तो CO3 -2, सल्फाइड आ गया SO3 -2, सल्फेट आ गया SO4 -2 और फॉस्फेट मतलब फॉस्फोरस के साथ ऑक्सीजन PO4 -3। तो इस तरह से ये चार्जेस हैं एंड वी हैव टू लर्न इट, वी हैव टू लर्न इट। इस चैप्टर में कुछ ऐसे चार्जेस हैं जो हमारे सामने नए हैं, जो इस टेबल में नहीं है, जैसे कि बेरियम। बेरियम के ऊपर चार्ज होता है +2, ये आपने ऐड कर लेना है। एक होता है लेड, लेड मतलब PB, तो PB के ऊपर चार्ज आ जाता है +2। तो हम एक बार चेक करते हैं कि क्या ये चार्जेस हमें लर्न हो गए हैं। दूसरी चीज, ये चार्जेस हमारे काम कहां पे आएंगे, क्यों हमने इसको इतना इंपॉर्टेंट बोला है। तो जैसे कि मेरे पास यहां पे एग्जांपल्स हैं। सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड हम किस तरह करेंगे बेटे? सोडियम क्लोराइड, सोडियम होता है Na और हमने टेबल में लर्न करा कि उसके ऊपर चार्ज होता है +1। क्लोरीन होता है Cl और हमें पता है कि उसके ऊपर चार्ज होता है -1। तो दोनों को जब हम क्रॉसिंग करवाएंगे तो यहां बन जाएगा NaCl। बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल। तो ये कंपाउंड जो बन गया है, ये कंपाउंड हमें बनाना आना चाहिए इसी तरह से। एक और एग्जांपल करते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम पे बेटा चार्ज क्या होता है? +2। हाइड्रोक्साइड मतलब OH पे चार्ज क्या होता है? -1। तो ये कहां से पता लगा? टेबल से। तो हमने जब क्रॉसिंग करी, इसका चार्ज इसके पैर में, इसका चार्ज इसके पैर में, मतलब कि मैग्नीशियम और यहां पे OH लगाया और उसके पैर में 2 लगाया, क्योंकि वो उसके पैर में जाएगा। अब यहां पे 2 एटम्स थे, तो 2 एटम होने के कारण मैंने उसके पैर में क्या लगा दिया? 2 लगा दिया। बहुत ही सिंपल। आगे बढ़ते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम Ca होता है और उसके ऊपर +2 चार्ज होता है। कार्बोनेट है CO3 -2। तो जब हमने इस तरह से देखा कि इसके ऊपर +2 है, इसके ऊपर -2 है, दोनों की वैलेंसी सेम है, एक प्लस है एक माइनस है, वी जस्ट कैंसल इट और हमने इसको कैसे लिख दिया? CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। इस तरह से कंपाउंड बना दिया। लास्ट बेरियम क्लोराइड, मैंने कराया था बेरियम लास्ट में। तो बेरियम के ऊपर बेटा चार्ज क्या था? +2, करेक्ट। क्लोरीन के ऊपर चार्ज क्या था? -1। तो जब हमने इनकी क्रॉसिंग करवाई तो ये बने Ba1, नीचे जाएगा 1 तो हम दिखाते नहीं है, तो क्लोरीन के पैर में क्या चला गया? 2, तो BaCl2 बन गया। होपफुली समझ में आ गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमसे पूछा गया कि एक्चुअल में रिएक्टेंट क्या होते हैं और प्रोडक्ट क्या होते हैं। जब भी बेटा कोई केमिकल रिएक्शन आपके सामने लिखी है, जो कि अभी आपको पता नहीं लग रही है कि क्या है,
कोई बात नहीं, जस्ट इसको दिमाग में रखिए कि आपके सामने एक केमिकल रिएक्शन लिखी है, उसमें ये वाला हिस्सा जो है बेटे, ये वाला हिस्सा, इसको हम कहते हैं रिएक्टेंट। इस तरफ वाला हिस्सा रिएक्टेंट होता है और उस तरफ वाला हिस्सा प्रोडक्ट होता है। मतलब दो चीजें जो गायब हो रही हैं, कम हो रही हैं, डिसअपीयर हो रही हैं, यहां पे शब्द लिखा है डिसअपीयर, जो गायब हो रही हैं, डिसअपीयर हो रही हैं, उनको हम रिएक्टेंट कहेंगे। जो बन रही हैं, जो फॉर्म हो रही हैं, उनको हम प्रोडक्ट कहेंगे। सिंपली ये बात समझ में आ रही है बेटा? बहुत ही सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे पास कुछ एग्जांपल जिसमें हमने प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट बताने हैं। अगर हमारे पास एरो है, एरो के इस तरफ वाले सारे क्या होंगे बेटे? रिएक्टेंट्स हैं। ये सब हमारे पास क्या हैं? रिएक्टेंट्स हैं। और इस तरफ वाले सारे के सारे क्या हैं? प्रोडक्ट्स हैं। मतलब सर ये सब बन रहे हैं, ये सारे के सारे क्या हैं? फॉर्म हो रहे हैं, और ये सारे के सारे गायब हो रहे हैं। रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इनको कहते हैं। बहुत ही सिंपल। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास डेली लाइफ में कौन कौन सी ऐसी रिएक्शंस हैं जो हमारी डेली लाइफ में आ रही हैं, मतलब हमें पता भी है कि हमारे सामने हो रही है, पर हमें इतने ध्यान से नहीं देखा कि वो एक एज अ केमिकल रिएक्शन हम उसको कंसिडर करें। तो आज मैं आपको बताता हूं एक एक करके। जैसे कि प्लांट्स है बेटा, प्लांट्स क्या काम करते हैं? फोटोसिंथेसिस, खाना बनाने का काम करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस अगर आपसे कोई पूछे क्या है, सर प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड पानी, जड़ों से, रूट्स से क्या लेता है प्लांट? पानी। हवा से क्या लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड। और सनलाइट तो सबको फ्री में मिलती है, धूप। धूप और क्लोरोफिल को यूज करके, क्लोरोफिल क्या होता है? प्लांट के पत्ते के अंदर ही ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। उस क्लोरोफिल सनलाइट की मदद से ये चार चीजें प्रयोग में आती हैं। रॉ मटेरियल, 1 कार्बन डाइऑक्साइड, 2 वाटर, 3 सनलाइट और 4 क्लोरोफिल। इन चारों के प्रयोग करने से यहां पे हमें मिलता है ग्लूकोज, जिससे प्लांट अपना खाना बोलता है। जिसको प्लांट, वो क्या है? ग्लूकोज है। करेक्ट। और उसके बाद यहां पे दूसरी चीज, हमारे काम की चीज बेटा, ये हमारे लिए है। किनके लिए है? ये ह्यूमन बीइंग के लिए है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन प्लांट वहां पे खाना बना के इस तरह से निकाल लेता है। तो ये एक रिएक्शन है। इस रिएक्शन का ये वाला हिस्सा कौन सा हुआ? रिएक्टेंट। और वो वाला हिस्सा क्या हुआ? प्रोडक्ट। वेरी सिंपल। इसके बाद बेटा अगली रिएक्शन हमारे पास है कंबशन। कंबशन का मतलब होता है कि कार्बन से बनी हुई चीजों को जब हम जलाते हैं तो वहां पे, अब आप सोचो ना, जैसे बॉनफायर है, लकड़ी जला रहे हैं, तो अगर आप लकड़ी जला रहे हो तो लकड़ी जलाने पे आपको क्या क्या दिख रहा है? वहां पे धुआं निकला, पॉइंट नंबर 1। पानी निकलता है वहां पे, वो आपने कभी ऑब्जर्व करा है या नहीं है? अगर अगली बार आप कभी भी बॉनफायर पे बैठे तो ऑब्जर्व करिएगा, वहां पे पानी निकलता है। ठीक है। तीसरी चीज वहां पे क्या निकलती है? एक तो धुआं बोल दिया, एक पानी बोल दिया, और क्या निकलता है? लाइट। वहां पे लाइट आ रही होती है। ठीक है। चौथी चीज हीट, एक गर्माइश फील हो रही होती है। तो वो सब चीजें हमारे पास आती हैं। तो कार्बन से बनी हुई चीज को अगर आप ऑक्सीजन के सामने ऐसे रख देंगे तो इसका मतलब है कि हम इसको क्या कर रहे हैं? बर्न। बेटे आगे की केमिस्ट्री के लिए सुपर इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बस ध्यान से आपने सुनना और नोट्स बनाने हैं अच्छे से। मैं आपको बता रहा हूं, आप बहुत खुश रहोगे ये चैप्टर करके मेरे पास। ठीक है ना? तो आपने क्या करना है? मीथेन की रिएक्शन O2 से हो रही है, आपने क्या सोचना है? ये बर्निंग हो रही है, जल रही है कोई चीज। ठीक है। जलने पर सर क्या निकलेगा? धुआं CO2, पानी H2O, हीट गर्माइश, लाइट रोशनी। तो ये सब चीजें हमारे पास निकल के बाहर आएंगी। इस रिएक्शन का नाम क्या रखा जाता है? कंबशन। बहुत सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है बेटा? जो हमने ग्लूकोज, ये सब चीजें जो हम खाना खाते हैं, सिंपल वर्ड्स में समझो, हमने जो खाना खाया वो खाना हमारे बॉडी के हर एक पार्ट तक किस तरह से पहुंचेगा और किन किन चीजों के साथ मदद में जाएगा। मतलब हम सांस ले रहे हैं, सांस के साथ ऑक्सीजन अंदर गई, उस ऑक्सीजन ने हमारे खाने के साथ कैसे तालमेल बनाया और हमारे लिए कैसे वो बेनिफिशियल साबित हुई, उसको रेस्पिरेशन कहते हैं। सरल शब्दों में मैंने आपको समझा दिया, वैसे उसकी डेफिनेशंस तो काफ़ी कुछ होता है। तो ग्लूकोज को जब ऑक्सीजन मिलती है तो फिर से सर कार्बन से बनी हुई चीज़ है, उसके सामने आपने ऑक्सीजन रख दिया, हमने ये सोचना है कि ये क्या हो रही है?
बर्निंग, क्योंकि आप ही ने सिखाया सर कार्बन से बनी हुई चीज अगर ऑक्सीजन के सामने रखोगे तो काइंड ऑफ उसको क्या माना जाएगा, बर्निंग। तो प्रोडक्ट सेम रहेगा, धुआं, CO2 सॉरी H2O, हीट, लाइट, ये सब चीजें यहां पे बाहर निकलती हैं इन दी प्रोडक्ट, इन दी फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट इन रेस्पिरेशन। आगे बढ़ते हैं, रस्टिंग। रस्टिंग होता है लोहे को जंग लगना। लोहा जब आपके घर पे भी होगा कोई लोहे की चीज जिसपे ब्राउन ब्राउन कोटिंग सी आ जाती है, मतलब उसको जंग लग गया है, खराब मतलब गया, बस उसका काम हो चुका है। तो हम उसके लिए क्या कहते हैं कि आयरन अगर ऑक्सीजन की चपेट में आ जाए इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, यहां वाटर साथ में चाहिए, अगर लोहे को ऑक्सीजन और पानी ने पकड़ लिया, सर ऑक्सीजन और पानी कहां से मिलता है, दोनों हवा से मिलते हैं। मॉइस्चर होता है हवा में, मतलब पानी हो है, और ऑक्सीजन तो होती है हवा में, हम सांस भी तो लेते हैं। तो दोनों चीजें उसको फ्री में कहां से मिल जाती है बेटे, एयर से। और एयर से जब इसको मिला तो आयरन ने दोनों चीजें एयर से ली और खुद को जंग के हवाले कर दिया। तो इसको सर बचाना हो तो क्या करना चाहिए, चैप्टर की एंडिंग में कोरोजन हम पढ़ने ही वाले हैं, पेंट पूंट कर दो ताकि ये कांटेक्ट में ना आए तो बच सके। इसीलिए हमारे घर पे जो लोहे के ग्रिल्स होती हैं, गेट होते हैं, ऐसी सब चीजें को पेंट किया जाता है, किससे, ऐसी चीज, ऐसी कोटिंग की जाती है जिससे वो कांटेक्ट में ना आए ऑक्सीजन एंड वाटर के। वेरी सिंपल। आगे बढ़ते हैं, डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब जो जो हम खा रहे हैं वो डाइजेस्ट कैसे हो रहा है, वहां पे भी एक केमिकल रिएक्शन चल रही है बेटा, वहां पे भी रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। कैसे, स्टार्च है, माल्टोस है, ग्लूकोज है। स्टार्च किस में कन्वर्ट हो गया, माल्टोस में, एंड माल्टोस किस में कन्वर्ट हो गए, ग्लूकोज में। तो ये जो रिएक्शन चल रही है, इस रिएक्शन को क्या कहा जाता है, डाइजेशन कहा जाता है। होपफुली आपको बात मेरी समझ में आ रही होगी, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास कैसे पता लगे कि सर एक केमिकल रिएक्शन हो गई है, मतलब आपके सामने कोई प्रोसेस हो रहा है और आप कंफ्यूज हो कि सर मैं उसको केमिकल रिएक्शन बोलूं कि ना बोलूं, आप बताओ। तो उसके लिए मैं आपको कुछ निशानियां बता रहा हूं कि किन किन निशानियों का आप ध्यान रखेंगे तो आप हमेशा सही आंसर पे जाएंगे। ध्यान दीजिए, केमिकल रिएक्शन अपना कुछ इशारे देती है, कुछ इंडिकेशन देती है। अगर उन इंडिकेशंस में से कोई इंडिकेशन आ रही है तो डेफिनेटली वहां पे एक केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो जैसे कि पॉइंट नंबर 1, चेंज इन स्टेट। आपको वहां पे स्टेट सर कौन कौन सी होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस में से कोई ना कोई स्टेट चेंज हो रही होगी, तो समझ जाओ वहां पे केमिकल रिएक्शन हो रही है। दूसरा, चेंज इन कलर, रंग बदल जाएगा। एवोल्यूशन ऑफ गैस, कोई ना कोई गैस निकलेगी, हाइड्रोजन निकल जाएगी, हाइड्रोजन ना निकली तो CO2 निकल जाएगी, ऐसे कोई ना कोई गैस वहां से निकलती होगी। चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में चेंजेस आ जाएंगे, टेम्परेचर बदल जाएगा, गर्म हो जाएगा बीकर, तो समझ जाओ यहां कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, मैंने तो गर्म नहीं करा, वो बीकर कैसे गर्म हो गया, करेक्ट। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट क्या होता है बेटा, जब हम दो चीजें मिक्स करते हैं तो नीचे कोई चीज बैठ जाती है, नीचे जो टेस्ट ट्यूब है उसकी सतह पे आपको ऐसे लगेगा कुछ बैठ गया नीचे, पाउडर सा, और वो घुल नहीं रहा है, उसमें इनसॉल्युबल होता है ये सब्सटेंस, तो आपको समझ जाना है कि वहां पे प्रेसिपिटेट बन गया। तो प्रेसिपिटेट एक निशानी है कि यहाँ पे कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हो गई है, करेक्ट। तो हम समझते हैं एक एक करके। चेंज इन स्टेट, स्टेट में चेंज कैसे, ये गैस था, रिएक्टेंट है ना, ये वाली तरफ क्या है, रिएक्टेंट, ये भी गैस, ये भी गैस। गैस और गैस जब आपस में मिक्स होते हैं तो सर गैस ही बननी चाहिए थी, ये क्या है, लिक्विड है, ये L लिखा है, L फॉर लिक्विड। सर ये दोनों गैसेस आपस में मिली थी तो बनना भी गैस ही चाहिए था, पर बन गया लिक्विड, दैट मीन्स यहां पे केमिकल रिएक्शन हो गई है। और देखिए ये रिएक्टेंट दो, ये सॉलिड है, कार्बन किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में, ये ऑक्सीजन किस फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में। ये कार्बन सॉलिड गैस से मिक्स हो गया, बनाया गैस। ये सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा है बेटे, चेंज किस में हो रहा है, ये गैस चेंज हुई थी लिक्विड में, और ये सॉलिड किस में चेंज हो गया, गैस में। चेंज इन स्टेट। आगे यहां पे गैस किस में कन्वर्ट हो रही है बेटे, गैस किस में कन्वर्ट हो रही है, लिक्विड में। तो अगेन यहां पे भी क्या हुई है, एक केमिकल रिएक्शन हुई है। तो चेंज इन स्टेट जो है वो केमिकल रिएक्शन को दिखा देती है। और देखते हैं चेंज इन कलर।
अगर आप ये एक्सपेरिमेंट करके देखें, जैसे कि कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ब्लू कलर का होता है बेटे, किस कलर का होता है? ब्लू कलर का। तो ये जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन है, इसको अगर आप इसके अंदर एक कील डाल दो लोहे की, किसकी? आयरन की। आपने इसके अंदर कील डाल दी। जब आप आयरन की कील इसमें डालेंगे तो यहां पे आप कुछ ही देर बाद देखेंगे कि ये ब्लू कलर गायब होके किस कलर में कन्वर्ट हो गया? दिस इज इन ग्रीन कलर, हरे रंग का हो गया है ये। और आप क्या देखेंगे? वो कील जो है, कील के ऊपर ब्राउन ब्राउन कलर की एक कोटिंग आ गई है, मतलब कॉपर उसके ऊपर शिफ्ट हो गया है। जो आप CuSO4 रखा था यहां पे, अब वो FeSO4 में कन्वर्ट हो गया है। यहां पे केमिकल रिएक्शन हो गई है। समझ गए? तो ये केमिकल रिएक्शन कैसे हुई, क्या हुआ, वो मैं सारी चीजें आपको धीरे धीरे आगे बता रहा हूं। समझना क्या है कि क्या इशारे हैं जिससे पता लगे कि केमिकल रिएक्शन हो गई है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। चेंज इन एवोल्यूशन ऑफ गैस। आप यहां पे देखो, प्रोडक्ट में आपको गैसेस निकलती हुई दिखाई दे रही है। ये देखो, अगर कभी भी गैस निकले, बुलबुले दिखाई दे निकलते हुए, समझ गए? बबल्स ऐसे चर चर के, कोक की बोतल खोलते हैं तो आप कभी कान के पास लेके जाइए, उसको खोलने के बाद वहां पे एक चर्र चर्र की आवाज आती है, मतलब वो एवोल्यूशन ऑफ गैस है। ऐसा कभी ऑब्जर्व हो तो समझ जाओगे कहीं ना कहीं रिएक्शन चल रही, गड़बड़ है भैया, रिएक्शन तो हो रही है यहाँ पे। टेम्परेचर, टेम्परेचर कैसे? अगर आपको कभी भी दो रिएक्शन, जैसे कि क्विक लाइम को पानी में डाले, ये क्विक लाइम होता है बेटा चूना। पुराने जमाने में ना लोग अपने घरों को दिवाली से पहले ना वो क्या कहते थे उसको, अब पेंट नहीं बोलते होते थे, वो कहते होते थे उसको कली करा रहे हैं घर पे, कली। तो कली कराते थे, खुद ही कर लेते थे बहुत सारे लोग, तो खुद ही। कैसे? बाजार से वो कली लाते थे, पानी में घोलते थे। पानी में घोलने के बाद अगले दिन सुबह उसको किसी बाल्टी में डाल के अपने घर को नया कर लेते थे दिवाली से पहले। बट द प्रॉब्लम क्या है? अब बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। कभी भी जब वो कली लेके आते थे तो एक दिन के लिए उसको भिगो के रखते थे। और अगर आप अपने फादर मदर से पूछेंगे तो वो, अगर उन्होंने ये चीज एविडेंस करी होगी तो उनको पता होगा कि अगर हम कली को पानी में डालते हैं तो पानी अपने आप उबलने लग जाता है। वो सिंपल एक पाउडर होता है, पर पानी में डालने पर पानी उबलने लग जाता है, मतलब वहां पे टेम्परेचर चेंज हो गया, वहां पे केमिकल रिएक्शन हो रही है सर, इसीलिए टेम्परेचर चेंज हो गया। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? बस सिंपल। तो हमारा क्या समझ, मतलब पल्ले क्या पड़ रहा है हमें, कि हमारे पास जो क्या था, क्विक लाइम, CaO को, कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्या कहते हैं? क्विक लाइम। क्विक लाइम को पानी में डाला, उबाला मारने लग गया भाई, टेम्परेचर बढ़ गया उसका। आगे मिंट को पानी में डाला, टेम्परेचर कम हो जाता है। मिंट, मिंट ठंडा ठंडा, हम टैबलेट्स भी तो खाते हैं मिंट की, पुदीन हरा मिंट। तो मिंट को अगर आप पानी में डालें तो आपको वहां पे ठंडा ठंडा फील होएगा। उसके बाद प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन होता है, इन दोनों चीजों को मैंने आपस में मिक्स करा, इन दोनों चीजों को मैंने आपस में मिक्स करा। जब मिक्स करा, इन दोनों ने एक दूसरे को एक्सेप्ट ही नहीं करा। क्या हुआ? CuOH होल ट्वाइस नीचे बैठ गया बेटे, नीचे बैठ गया बीकर में। तो जब वो नीचे बैठ गया पाउडर की फॉर्म में, घुला नहीं इसके अंदर, तो फिर हमें पता लगा ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। तो इससे भी एक निशानी बनती है कि यहाँ पे रिएक्शन प्रेसिपिटेशन है, चलो रिएक्शन हो गई है। यहाँ पे नीचे वाला एरो, ऐसे एरो दिखाने का मतलब क्या है कि प्रेसिपिटेशन हो रही है, नीचे की तरफ एरो। तो ये हम डिटेल में भी आगे भी करने वाले हैं। केमिकल रिएक्शन में जैसे ही हमने दो चीजें मिक्स करी तो नीचे की तरफ यहाँ पे प्रेसिपिटेट बन के दिखा रहा है, तो हम इसको बोल देते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? ओके सर, केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन में क्या अंतर होता है? दो शब्द हैं, केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। अगर मैं आपके सामने केमिकल रिएक्शन लिखना चाहूं तो मैं लिखूंगा हाइड्रोजन, ऐसे ही पूरे वर्ड्स में, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर, इसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन कैसे होती है? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में ऐड हो रहे हैं और यहां पे क्या बना रहे हैं? वाटर बना रहे हैं। ठीक है, पर अगर हम ध्यान से देखें, अगर इसको सिंबल की फॉर्म में लिखते हैं तो H2 हाइड्रोजन के लिए, O2 ऑक्सीजन के लिए और H2O वाटर के लिए, इस तरह से लिखना पड़ेगा।
ये सिंबल्स में लिखने से क्या होता है सर? सिंबल्स में लिखने से आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अप्लाई करना आएगा, जो अगला हमारा टॉपिक है इसके बाद जो मैं पढ़ाने वाला हूं। हमें बैलेंसिंग सिंबल्स में करनी होती है, इसलिए सिंबल्स में लिखना हमेशा बेटर रहता है। इसमें आप स्टेट भी जान सकते हैं, जैसे कि H2 गैसियस स्टेट में होता है, O2 भी गैस स्टेट में होता है, पर H2O किस स्टेट में होता है? लिक्विड स्टेट में होता है। पानी लिक्विड होता है। तो कहने का मेरा मतलब, अगर आप वर्ड्स में लिख रहे हो तो केमिकल रिएक्शन है, और अगर आप सिंबल्स में लिख रहे हो तो ये केमिकल इक्वेशन है। बहुत ही सिंपल, समझ में आ गई बात? आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास कुछ चीजें हैं जो इंडिकेट करती हैं। एस हम लिखते हैं फॉर सॉलिड, ठीक है। लिक्विड के लिए हम लिखते हैं एल, और गैस के लिए जी। और एक्वस शब्द हम इसलिए यूज करते हैं जब हम किसी चीज को किसी में घोलते हैं। जैसे कि मैंने एक गिलास पानी लिया और उसके अंदर डाल दिया नमक। नमक का मतलब है NaCl, उसके अंदर डाल दिया। पानी के अंदर क्या डाल दिया बेटे? NaCl। जब मैंने पानी के अंदर NaCl डाला तो वो घुल गया। अब यहाँ पे जो NaCl, यहाँ पे जो चीज तैयार हुई है नमकीन पानी, उसके लिए मैं क्या लिखूंगा? NaCl एक्वस, मतलब घुला हुआ नमक। घुले हुए नमक को हम क्या कहते हैं? NaCl एक्वस। समझ गए? तो एक्वस शब्द का मतलब कोई चीज अगर घुल गई है तो उसके लिए एक्वस शब्द हम यूज करेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेसिपिटेशन के लिए हमेशा एरो नीचे वाला यूज होगा, ध्यान रखिएगा। नीचे की तरफ एरो क्या बताएगा कि ये रिएक्शन क्या है? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। और ऊपर की तरफ एरो क्या बताएगा बेटे? ऊपर की तरफ का एरो क्या बताएगा? कि वहां पे गैस निकल रही है। जब भी कहीं पे गैस होगी तो एरो ऊपर की तरफ दिखाएंगे, जब भी कहीं पे प्रेसिपिटेट होगा तो एरो हम नीचे की तरफ दिखाएंगे। क्या मेरी बात आपको सिंपली समझ में आ रही है? ओके, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास बैलेंसिंग जरूरी क्यों है? सबसे पहले तो बैलेंसिंग होती क्या है बेटा? एक लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास, बड़े ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड। मतलब मास जो है, ना तो कोई दुनिया में ऐसा इंसान आज तक पैदा हुआ है जो मास को बना सके, और ना ही मास को खत्म कर सके। मास को खत्म भी नहीं किया जा सकता, बस मास की शक्लें बदली जा सकती हैं। करेक्ट? तो क्या बोला गया कि रिएक्टेंट की तरफ जितना मास होना चाहिए उतना ही मास प्रोडक्ट में होना चाहिए। आपके मास में अंतर नहीं आना चाहिए। जैसे कि हमारे पास जिंक यहां कितना है? 1, तो जिंक यहां पे भी 1 ही होना चाहिए। सल्फर हमारे पास कितना है? 1, तो यहां पे सल्फर भी 1 होना चाहिए। ऑक्सीजन कितने हैं? 4, तो यहां भी ऑक्सीजन 4 होने चाहिए। हाइड्रोजन कितने हैं? 2, और यहां भी हाइड्रोजन कितने होने चाहिए? 2 होने चाहिए। दोनों तरफ एकदम पलड़ा सेम होना चाहिए, क्योंकि ना तो हम किसी चीज को बना सकते हैं, ना ही हम किसी चीज को खत्म कर सकते हैं। मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो हमारे पास सबसे बड़ा रीजन, अनबैलेंस चीज का मतलब क्या होता है? मतलब मैंने पहले बताया कि बैलेंस का मतलब क्या होता है कि दोनों तरफ सामान बराबर हो। और गलत बात क्या है कि अगर हम बैलेंस ना करें, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे Fe कितना है? 1, यहां Fe कितने हैं बेटा? 3 Fe हैं। यहां ऑक्सीजन कितना है? 1, और यहां ऑक्सीजन कितने हैं? 4। बिल्कुल बेकार बात है, ऐसे कैसे हो गया? ये ऑक्सीजन किसने जन्म दिया ऑक्सीजन को? जबकि हम किसी भी मास को ना तो पैदा कर सकते हैं ना ही खत्म कर सकते हैं। तो इसलिए सर चैप्टर में क्या जरूरी है? रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों की तरफ मासेस सेम रहें। जितने रिएक्टेंट हैं उतने ही प्रोडक्ट होने चाहिए। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? तो आगे समझते हैं डिटेल में। पहली बात कि ऐसा क्यों? वाई टू बैलेंस केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन को बैलेंस क्यों करना है बेटे? ड्यू टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मतलब मास कैन नीदर बी क्रिएटेड
नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इस लॉ को फॉलो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इक्वेशन मतलब चीजों को बैलेंस रखना पड़ेगा, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों तरफ चीजें बैलेंस रहेंगी। तो चलिए बैलेंसिंग सीखते हैं। जब कोई रिएक्शन हमारे पास बैलेंस नहीं होती है तो हम उसको किस तरह से बैलेंस करते हैं। ठीक है, मेरी दो बातें आपने याद रखनी है जिस कारण से आपकी बैलेंसिंग बिल्कुल सुपर हिट जाएगी। क्या? पॉइंट नंबर 1 कि आपने एंड में जाके बैलेंस करना है ऑक्सीजन को। मेरी बात याद रखिएगा, एंड में किसको बैलेंस करना है? ऑक्सीजन को। और फिर है बैलेंस करना है हाइड्रोजन को। सबसे पहले ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा और जितनी भी चीजें हैं उनको बराबर करना है। आई रिपीट, आपने ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन को एंड में बैलेंस करना है और दोनों में से जब एंड में पहुंच जाओगे तो दोनों में से पहले बैलेंस करोगे ऑक्सीजन को, फिर बैलेंस करोगे हाइड्रोजन को। गलती कभी नहीं होनी आपकी, कभी भी नहीं होनी। बड़े ध्यान से देखो, आ जाओ। जैसे हम देख रहे हैं यहां पे सोडियम हमारे पास बेटे कितना है, यहां पे सोडियम कितना? 1। यहां सोडियम कितना है? 1। ठीक है, तो हम दोनों तरफ लिख लेते हैं। सोडियम सर रिएक्टेंट में 1 है, प्रोडक्ट में भी 1 है। डन। हाइड्रोजन यहां पे कितना है? 2। और यहां हाइड्रोजन कितना है? 2 और यहां 1। तो सर हाइड्रोजन का काम खराब है, रिएक्टेंट में तो ये 2 है पर प्रोडक्ट में ये 3 है। उसके बाद आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहां कितना है? 1। यहां ऑक्सीजन कितना है? 1। तो ऑक्सीजन यहां पे ठीक है, करेक्ट। तो हमने ये पूरा सारा सामान लिख लिया कि जो जो चीजें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में था। अब हम क्या देख रहे हैं, यहां पे हाइड्रोजन कम है, यहां हाइड्रोजन ज्यादा है। तो हमें क्या करना है, यहां हाइड्रोजन को बराबर करना है। मतलब यहां पे हाइड्रोजन को उतना ही करना है जितना यहां पे। तो मैंने क्या किया, इस वाली साइड को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, इस वाली साइड को। मतलब ये हाइड्रोजन कहां पड़ा था? ये रहा। तो इसके आगे मैंने क्या लगा दिया? 2 लगा दिया। जैसे ही मैंने 2 लगाया तो इधर की सारी सिस्टम चेंज हो जाएगा, अब इधर वाला। ठीक है, हम इस अब दोबारा से इसको लिख लेते हैं। तो हम दोबारा से इसको नोट कर लेते हैं। अब देखिए जरा, सोडियम कितना है? 1। ओके। हाइड्रोजन कितने हो गए? 2 2 जा 4। हाइड्रोजन हो गए सर 4 और ऑक्सीजन कितने हो गए? 2 हो गए। तो ये इस तरह से सिस्टम बैठ गया अब इसका। तो अब सर हमें और क्या करना पड़ेगा? अब हमें इस तरफ ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि यहां ज्यादा हो गए, यहां कम हो गए हैं। तो हमने देखा अब डिफरेंस किस में आ रहा है। सर आपने तो बोला था हाइड्रोजन एंड में बैलेंस करना, अब आप पहले। बेटा बाकी चीजें तो बैलेंस थी, अभी आप पीछे करके देखो, ये बैलेंस था तो मुझे जो अनबैलेंस था उसी को छेड़ना था। अब आप देखिए यहां पे ऑक्सीजन कितने हैं? 2। यहां कितने हैं? 1। तो सर आपने बताया था हाइड्रोजन भी अनबैलेंस है, ऑक्सीजन भी अनबैलेंस है। तो पहले बैलेंस किसको करना है? पहले बैलेंस किसको करना है? ऑक्सीजन को। ठीक है, तो मैं ऑक्सीजन के पास गया, मैंने कहा तू यहां पे 2 है, यहां पे 1 है। तो ऑक्सीजन का ये रहा 1 है, तो यहाँ 2 है। तो मुझे इसको किससे मल्टीप्लाई कर देना है? 2 से, ताकि यहाँ पे भी 2 हो जाए। तो मैंने इसको मल्टीप्लाई किससे कर दिया? 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा इस तरफ, तो अब बेटे प्रोडक्ट में चेंजेस हो जाएंगे। देखें, सोडियम कितने हो गए बेटा? 2। ऑक्सीजन कितने हो गए बेटा? 2। और हाइड्रोजन कितने हो गए? 2। तो ये सब चीजें, सॉरी, हाइड्रोजन 2 नहीं हुए, 2 और 2 4 हो गए। तो हाइड्रोजन इस तरह से बैलेंस हो गए। अब जो बैलेंस होने के लिए बचा है, देखो दोनों तरफ, इधर 1 है, इधर 2 है, तो इसको मल्टीप्लाई किससे कर दो? 2 से। रिएक्टेंट में सोडियम कहाँ बैठा है? ये रहा। इसके आगे क्या लगा दो? सॉरी, इसके आगे 2 लगा दो, इस तरह से। तो ये रिएक्शन हमारी, जब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा? ये 2 बन जाएगा और किसी में कोई अंतर नहीं आएगा। तो ये रिएक्शन जो आपके सामने अभी लिखी हुई है, ये रिएक्शन इस तरह से, यहाँ पे 2 लग जाएगा, यहाँ पे भी 2 लग जाएगा और यहाँ पे भी 2 लग जाएगा। ये एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन बन जाएगी। कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? आराम से देखो जरा, आराम से, जल्दबाजी मत करना। फर्स्ट टाइम बैलेंसिंग कर रहे हो, थोड़ी बहुत गलती होगी चलेगा, पर दिमाग से काम करना। आपसे गलती नहीं होएगी, बड़े ध्यान से सुनो, एक एक करके चीजें करो। और टेबल बनाना हर बार जरूरी नहीं है।
मैं आपके लिए कर रहा था इसलिए टेबल बना के फर्स्ट टाइम बताया है। बिना टेबल के करेंगे हम, बहुत आसान चीज है, क्यों टेबल बनाएंगे, ठीक है ना। चलिए आ जाए, देखिए जैसे हमारे पास ये रिएक्शन है, इसमें हमने क्या देखा, मैग्नीशियम यहाँ पे एक है, यहाँ पे भी एक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर उसके बाद सर हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ दो, छोड़ दिया, यहाँ पे भी छोड़ दो, छोड़ दिया। तो यहाँ पे देखो क्लोरीन, सर क्लोरीन, कलर चेंज कर लेते हैं, इससे कर लेते हैं। तो क्लोरीन है सर, तो क्लोरीन एक है, यहाँ क्लोरीन दो है, तो कम कहाँ है, यहाँ, तो यहाँ कम है, तो इसके आगे क्या लगा दो, 2 लगा दो, 2 लगा दिया। तो अब यहाँ पे 2 लगा दिया, क्लोरीन बैलेंस हो गए हैं। अब आप देखो मैग्नीशियम सही है, क्लोरीन सही है, अब बचे ही ऑक्सीजन है, तो हमने ऑक्सीजन गिनने हैं यहाँ पे। तो यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, 2, और यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, 1। देखो और कहीं ऑक्सीजन नहीं है, सिर्फ 1 ऑक्सीजन है। तो इस 1 ऑक्सीजन को 2 बनाएंगे, क्योंकि इस तरफ भी 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे भी 2 हो जाएंगे। तो सर ऑक्सीजन बैलेंस कर दिए। ऑक्सीजन के बाद सर आपने बोला था कि हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, तो हाइड्रोजन गिन लेते हैं। हाइड्रोजन यहाँ पे कितने बेटा, 2 and 2 4। तो रिएक्टेंट वाली साइड हाइड्रोजन कितने हैं, 4, और प्रोडक्ट वाली साइड 2 2 जा 4, तो हाइड्रोजन सर यहाँ पे भी 4 है। तो सर ये रिएक्शन तो बैलेंस हो गई है। चेक करते हैं, मैग्नीशियम कितना है, 1, यहाँ पे भी 1, ओके। क्लोरीन यहाँ पे, क्लोरीन कितना है, 2, यहाँ पे भी क्लोरीन कितना है, 2, डन हो गया। अच्छा यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 2, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 2, हो गया। हाइड्रोजन हमारे पास 4 है, यहाँ पे भी 4 है, बिल्कुल ठीक, तो बैलेंस हो गया है। समझ में आई कैसे बैलेंसिंग करी, समझ में आई। और करते हैं ना, फिर और करते हैं, फिर क्या हो गया। तो देखो नाइट्रोजन हाइड्रोजन से रिएक्ट हो रहा है, रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, ठीक है बेटे, रिएक्टेंट प्रोडक्ट। तो अब हम इसको इससे रिएक्ट करवाते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, नाइट्रोजन कितने हैं, 2, यहाँ पे 1, तो इसके आगे पहले ही मैंने क्या लगा दिया, 2, ताकि नाइट्रोजन क्या हो जाए, बराबर। अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2, यहाँ पे कितने हैं, 3 2 जा 6, तो 6 हैं सर, और यहाँ पे 2 हैं, तो 2 को 6 बनाना हो तो क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन कितने हो गए, 3 2 जा 6, और यहाँ पे कितने हो गए, 3 2 जा 6, बैलेंस हो गई, बैलेंस हो गई, बैलेंस हो गई। मिनटों का काम है, कोई बहुत बड़ी गेम नहीं है, बड़े आराम से होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे हमने देखा फॉस्फोरस है, तो इसको बैलेंस कैसे करेंगे बेटा, फॉस्फोरस 4 हैं, यहाँ पे 2 हैं, तो आगे हमने क्या लगा दिया, 2 लगा दिया, बहुत सिंपल। सर आपने बोला था ऑक्सीजन हाइड्रोजन एंड में करने, बस ध्यान रखना। फॉस्फोरस 4 है, यहाँ 2 हैं, मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 2 जा 4 हो गया। अब यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, 2, और यहाँ पे कितने हैं, 5 2 जा 10, तो इसको 10 बनाना हो तो किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 5 से। तो यहाँ 5 2 जा 10, यहाँ पे भी 5 2 जा 10, यहाँ 4, यहाँ 4, हो गया बैलेंस, एकदम बैलेंस है ये। समझ आ रहा है, ओके। आगे बढ़ते हैं, बैलेंसिंग और प्रैक्टिस करिए, और मैं क्वेश्चंस भी करवाऊंगा आपको, पर आपने दिमाग में अच्छे से बुक करके रखना है कि बैलेंसिंग हमेशा प्रैक्टिस से पक्की होगी, तो आपने साथ साथ प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है ना। बुक खोल के और क्वेश्चंस बनाइएगा, जो नहीं होगा कमेंट सेक्शन में लिख दियो, मैं सॉल्व करके आपको एक और वीडियो पोस्ट करूंगा स्पेशली ऑन बैलेंसिंग, अगर आपको लगा कि मुझे कोई प्रॉब्लम आ रही है। वैसे आएगी नहीं, याद बस क्या बात रखनी है, एंड में बैलेंस किसको करना है, ऑक्सीजन को, और ऑक्सीजन के बाद हाइड्रोजन को। तो कौन कौन सी टाइप की केमिकल रिएक्शन हमारे पास होती हैं, कॉम्बिनेशन, डीकंपोजिशन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। सर नाम से कुछ कुछ समझ में आ रहा है। कॉम्बिनेशन का मतलब 2 चीजें आपस में कंबाइन होंगी, एक चीज बन जाएगी। डीकंपोजिशन का मतलब 2 चीजें आपस से अलग हो जाएंगी, टूट जाएंगी, 2 चीजें बन जाएंगी। मतलब कॉम्बिनेशन का उल्टा, ऑपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन, उसको कहते हैं डीकंपोजिशन, ठीक है जी। डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये दोनों एक दूसरे के साथ बैठे हैं, ये दोनों एक दूसरे के साथ बैठे हैं। ये लाल वाला ज्यादा पावरफुल बंदा है, ये क्या करेगा, इसको इससे उठा देगा और लाल ग्रीन के साथ बैठ जाएगा, नीले को उठा देगा, मतलब पावरफुल बंदा स्पेस ले लेगा, करेक्ट। तो हमने क्या देखा, ये रेड ने ग्रीन को ऑक्यूपाई कर लिया और ब्लू को साइड पे निकाल दिया। और देखा हमने क्या,
यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, ये दोनों एक दूसरे के साथ सीट्स अपनी शिफ्ट कर लेते हैं। तू मेरी सीट पे बैठ जा, मैं तेरी सीट पे बैठ जाता हूँ। समझाता हूँ, डिटेल में समझ में आएगा। ध्यान से समझो, ये रेड वाला यहां से उठ जाएगा, ब्लू वाले के साथ बैठ जाएगा, और ये पिंक वाला, पिंकू जो है, ये यहां से उठ जाएगा और ग्रीन वाले के साथ बैठ जाएगा। मतलब दोनों ने एक दूसरे के साथ सीट्स क्या कर ली, एक्सचेंज कर ली। करेक्ट। तो एक एक करके हम शुरू करते हैं। हमारे पास सबसे पहले आती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि जो चीजें हैं वो आपस में जुड़ जाती हैं, जुड़ने के बाद क्या बनाती हैं, एक प्रोडक्ट बनाती हैं। जुड़ने के बाद उसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल, क्विकलाइम को पानी में डालो, मैंने बोला था ये उबलने लग जाती है, हीट प्रोड्यूस करती है, एक्सोथर्मिक है। आगे क्या होता है एक्सोथर्मिक बता रहा हूं ना मैं, ध्यान से देखो। तो यहाँ पे क्विकलाइम पानी में डाला, तो पानी में डालते ये बन जाएगा स्लेक लाइम, CaOH होल ट्वाइस, और साथ में क्या बाहर निकलेगा, हीट। स्लेक लाइम बनेगा और हीट बाहर निकलेगा। वेरी गुड। आगे और कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखो, कार्बन को ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, दो लोग जुड़ गए, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। यहां पे भी देखो, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आपस में जुड़ गए, क्या बनाया, H2O। यहां पे देखो, सल्फर एंड ऑक्सीजन आपस में जुड़ गए, क्या बनाया, सल्फर डाइऑक्साइड। यहां देखो, अमोनिया HCl के साथ जुड़ गया, क्या बनाया, NH4Cl। यहां SO2 O2 के साथ जुड़ गया, क्या बनाया, SO3। तो हमने क्या समझना है यहां पे, बहुत ही सिंपल वे से हमने समझा कि ये जो रिएक्टेंट्स हैं, ये दो दो थे, ये जुड़ के एक चीज बना रहे हैं। बहुत सिंपल, समझ आ रहा है। इसको कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दिस इज सुपर सुपर इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ठीक है, ये एग्जांपल्स आप जरूर नोट करना, ये सीधे के सीधे आपको क्वेश्चन में मिलेंगे। ठीक है ना, एग्जाम्पल अच्छे से नोट्स बना लेना। उसके बाद हमारे पास आती है डीकंपोजिशन रिएक्शन। बेटा, डीकंपोजिशन रिएक्शन का मतलब होता है जब हमारे रिएक्टेंट्स टूट जाते हैं। टूटना, कॉम्बिनेशन मतलब जुड़ना, उसका उल्टा मतलब डीकंपोजिशन। डीकंपोजिशन मतलब टूटना। अब टूटना, कोई भी चीज ऐसे तो नहीं टूटेगी। किसी भी चीज को तोड़ना हो तो वो ऐसे तो नहीं टूट जाएगी, उसको तोड़ने के लिए कोई ना कोई हैमर का प्रयोग करना पड़ेगा आपको, हथौड़ा चलेगा तब कोई चीज टूटेगी। तो हमारे पास यहाँ पे 3 हथौड़े हैं बेटे, 3 हथौड़े। पहला है हीट, दूसरा लाइट, और तीसरा इलेक्ट्रिसिटी। 3 हथौड़े जिससे चीजों को तोड़ा जाएगा। कौन कौन से, हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी। देखते हैं कैसे। अगर आप देखें तो डीकंपोजिशन क्या है, जैसे कि आपके सामने CaCO3 लिखा है, इसको तोड़ेंगे तो ये दो चीजों में टूट जाएगा, CaO + CO2। मतलब इसको लाइमस्टोन कहते हैं। लाइमस्टोन, उसको जब तोड़ोगे किसी चीज से, थोड़ा कौन सा चला, हीट, हैमर कौन सा चला, हीट। तो तोड़ के हमने 2 हिस्सों में बांट दिया। अब जब जब हम हीट की मदद से तोड़ेंगे, इसको बोलते हैं थर्मल डीकंपोजिशन। थर्मल डीकंपोजिशन। थर्मल डीकंपोजिशन कब बोला जाता है, जब हीट की मदद से, हीट एक ऐसा हथौड़ा है जो चलेगा तो टूटेगा। अब जो आपके सामने पहली रिएक्शन लिखी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, बहुत ज्यादा। कैसे है, FeSO4 को हीट करा, इसने निकाला Fe2O3, SO2 एंड SO3। ये दोनों गैसेस हैं और इनकी बहुत ही पंजेंट स्मेल होती है। पंजेंट स्मेल, बहुत ही गंदी स्मेल होती है इनकी। और ये दोनों गैसेस एकदम से उड़ जाती हैं और पीछे आपको बिल्कुल प्योर मिलता है फेरिक ऑक्साइड। तो सर प्योर मिल जाएगा, हमने क्या करना है प्योर से, चाहे प्योर मिले या ना मिले। मैं बताता हूं बेटे, जब भी लोहा एक्सट्रैक्ट होता है वो इसी से होता है। तो लोहे के व्यापारियों से अगर आप पूछोगे तो बड़े काम की चीज है उनके ये, पर उनके लिए दिक्कत ये होती है कभी साफ सुथरा मिलता नहीं है। तो इस रिएक्शन से गैस तो अपना उड़ गई, एरो देखो मैंने ऊपर को बनाए हैं, तो गैस तो उड़ गई, तो पीछे ये प्योर मिलता है, प्योर। तो इसलिए ये रिएक्शन आपके लिए क्या बन जाती है, इंपॉर्टेंट। मेरी बात लिख लेना, स्कूल में ये आएगा जरूर ये रिएक्शन, तो इसको दिमाग में पक्की करके रखना। क्या, FeSO4
अगर आप हीट से तोड़ोगे तो Fe2O3 SO2 SO3 निकालेगा। SO2 SO3 दो गैसेज हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है जी। उसके बाद PbNO3, एक एक रिएक्शन चुन चुन के लाया हूं, एक एक रिएक्शन। आपको कोई रिएक्शन ऐसी मिलेगी नहीं जो मैंने एवं लिखी हुई है। आपको बस अपने पेपर की तैयारी करनी है ना, तो बस दिमाग अपना पूरा एकदम सरेंडर करो मेरी तैयारी पे, आप देखो फिर कैसे होता है। तो यहां पे हमने क्या करा, PbNO3 होल ट्वाइस, ये हमने हीट करा, थोड़ा चलाया टूट गया, PbO NO2O2। सर ये भी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से क्या निकल गई, ये भी गैस ये भी गैस, दोनों गैसेज उड़ गई, पीछे बटा PbO लेड ऑक्साइड। अब लेड ऑक्साइड को हम बोलते हैं लेड ऑक्साइड और इधर बोलते हैं लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट से लेड ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड से बड़े आराम से क्या निकल आता है, लेड। तो व्यापारी बहुत ही खुश होते हैं कि ये तो बहुत अच्छी रिएक्शन है, इसीलिए हमारे लिए भी क्या बन जाती है, इंपॉर्टेंट। जो चीज इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है तो हमारे लिए तो इंपॉर्टेंट होगी ही, करेक्ट। तो आगे बढ़ते हैं। AgCl, AgCl की रिएक्शन हमने सनलाइट से करवाई। सनलाइट, अब तीसरा हैमर आ गया ना सनलाइट, मैं आपको बताता हूं, इसको फोटोलिसिस कहते हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन किसको कहते हैं, जिसको हीट से तोड़ा जा सके। थर्मल डिकम्पोजिशन किसको कहते हैं, जिसमें हीट यूज होती है तोड़ने के लिए, ओके। जैसे हमारे पास ये रिएक्शंस अभी मैंने आपको करवाई। उसके बाद इलेक्ट्रोलिसिस, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी की मदद से तोड़ते हैं हम, जैसे कि पानी। आपको पता है पानी भी टूट जाता है, पानी टूट जाता है, ये भी कैसे टूटता है, H2 and O2 में। करना क्या है, एक बीकर लेना है, उसमें पानी डालना है, यहाँ इलेक्ट्रोड लगाना है, यहाँ इलेक्ट्रोड लगाना है। इलेक्ट्रोड मतलब कोई भी लोहे की पत्तियां ले लो जिससे करंट जा सके अंदर, तो उसको इलेक्ट्रोड बोलते हैं। तो यहाँ पे एक बैटरी लगा दो, इसके साथ दोनों तरफ कनेक्ट कर दो। पानी के अंदर जब बिजली दौड़ेगी तो पानी के अंदर बुलबुले उठेंगे, बुलबुले। ये जो बुलबुले हैं बेटा किसके हैं, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस के। किसके हैं, हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस के हैं। तो इसी से उन्होंने क्या करा, पानी को तोड़ दिया, किसकी मदद से, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से। NaCl पे आ जाओ। NaCl नमक है, क्या है, नमक, देश का नमक। तो देश के नमक को जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो, वहां पे H2 निकल रही है गैस, Cl2 गैस निकल रही है, पीछे बच रहा है NaOH। तो NaOH जब पीछे बचता है, उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, एक इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन है, जिसमें तोड़ दिया गया, प्रोडक्ट्स को तोड़ दिया गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फोटोलिसिस, फोटोलिसिस क्या होता है, जब हम लाइट की मदद से, तीसरा थोड़ा लाइट, फोटो मीन्स लाइट, तो लाइट की मदद से आपने क्या किया, NaCl को तोड़ दिया। यहां पे क्या दिया आपने, यहां पे आपने क्या दिया बेटा, सनलाइट। सनलाइट दी तो ये क्या बन गया, Na+Cl नेगेटिव, Cl2 सॉरी, Cl नेगेटिव नेगेटिव जुड़ के तो Cl2 बन गया। तो उसके बाद O3, ओजोन को जब आप लाइट देते हो, देखते हो सर हमें तो यूवी रेस से बचा रही है ओजोन, वो बेचारी खुद ही टूटी जा रही है। सनलाइट जब उसके ऊपर गिरती है बेटे, सनलाइट, मेरी बात ध्यान से सुनो, तो सनलाइट गिरने के कारण काफी ओजोन के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो टूट जाते हैं। टूट के क्या बनाते हैं, O2 एंड नेसेंट। अकेले ऑक्सीजन को बोला जाता है नेसेंट ऑक्सीजन। क्या बनाते हैं, नेसेंट ऑक्सीजन बना देते हैं। तो इस चीज का आपने खास ध्यान रखना है कि क्या बन रहा है यहाँ पे हमारे पास, तो ऑक्सीजन प्लस नेसेंट ऑक्सीजन यहाँ पे निकल आता है। और देखते हैं AgCl, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट रिएक्शन। AgCl को सनलाइट दो, Ag+Cl2 निकलता है। ये रिएक्शन आपसे पूछेंगे, पेपर में आनी है, इसलिए मैंने लिख रखी है, समझ गए, हाँ याद रखना इस बात को। AgBr को जब आप सनलाइट देंगे तो आप क्या देखेंगे, Ag+Br2 निकल के आएगा। यहाँ पे बेटा कलर्स हैं इनके साथ, व्हाइट कलर का होता है AgCl, वो जब टूटता है तो ग्रेइश व्हाइट हो जाता है और येलोइश ग्रीन हो जाता है। यहाँ पे अगर आप देखो तो AgBr जो है वो पेल येलो कलर का है, जब वो टूट जाएगा तो ग्रेइश व्हाइट एंड ब्राउनिश कलर का हो जाएगा। ये जो सब चीजें हैं ये कलर के साथ हमें याद रखनी है, ताकि आपके कोई भी किसी भी तरह से पॉइंट से क्वेश्चन गलत ना हो। ओके, आगे बढ़ते हैं।
एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होती है? सर जिन रिएक्शनों से हीट बाहर निकलती है। एक्सो, एक्सो लिखा है भाई, एग्जिट। एक्सो मींस एग्जिट। क्या एग्जिट हो रही है? हीट। क्या एग्जिट हो रही है? हीट। जिन रिएक्शंस में बेटा हीट बाहर निकलती है, ये देखो, इधर देखो, जिन रिएक्शंस में क्या बाहर निकलती है? हीट, हम उन रिएक्शंस को क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। प्रोडक्ट में आपको हीट मिलेगी, प्रोडक्ट में। निशानी क्या है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की? कि आपको प्रोडक्ट में क्या मिलेगी? हीट मिलेगी। बहुत सिंपल है। ओके, और देखते हैं रेस्पिरेशन, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है। आपको रेस्पिरेशन में क्या बताया था मैंने? ग्लूकोज, ऑक्सीजन। सर आपने बोला था कार्बन से बनी हुई चीज है, ऑक्सीजन के सामने रखोगे तो जला रहे हो तो पक्के प्रोडक्ट निकलेंगे, CO2, वाटर, हीट एंड लाइट। तो ये जो एनर्जी निकली है, ये कौन निकली है? हीट। तो सर हीट अगर बाहर निकल रही है, प्रोडक्ट वाली साइड निकल रही है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एग्जिट हो रही है। ठीक है जी। और देखो, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के सामने रखो, MgO बन जाएगा और साथ में हीट निकल आएगी। सारे के सारे एग्जाम्पल सुपर इंपॉर्टेंट, पीछे बोर्ड्स के एग्जाम में पूछे हुए लगातार। तो आपने इसके नोट्स बना लेने हैं, रिवाइज करने हैं। बहुत खुश रहोगे जब नंबर आएंगे, तो उस टाइम मेरे नीचे कमेंट करके बता देना। एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन में बेटे क्या होएगा? एंडोथर्मिक का मतलब होता है जब हम हीट का प्रयोग करते हैं। मतलब यहां पे इन दोनों को साथ में क्या चाहिए थी? हीट चाहिए थी इनको। कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर पानी के साथ मिक्स होने के लिए हीट। जब इनको हीट दी तब जाके इन्होंने क्या बनाया? C6H12O6। ये कौन है? ग्लूकोज भाई है, हमारे जीवन दाता है ये ग्लूकोज। और साथ में O2 सांस लेने के लिए, वाटर। तो सर ये इतने सारे काम कौन कर रहा है? ये काम सारे के सारे कौन करवा रहा है हमारे पास? हीट। सर हीट किसके लिए चाहिए? इस काम को कराने के लिए। ये प्रोडक्ट में पड़ी है कि रिएक्टेंट में? सर आप देख सकते हो कि ये किस तरफ पड़ी है? ये रिएक्टेंट वाली साइड पड़ी है, रिएक्टेंट वाली साइड। तो एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक को समझो इनगो हीट। थोड़े तोतले बन जाओ, एंडो को क्या बोलो? इनगो हीट। इंडगो, इनगो अंदर जा हीट, तो रिएक्टेंट वाली साइड हीट आ रही है। समझ गए? गलती मत कर देना, कहीं पीटेंगे बहुत। तो मरकरी का ऑक्साइड है, उसको हीट करोगे, देखो हीट कहाँ है? रिएक्टेंट वाली साइड, एंडोथर्मिक। तो यहां से मरकरी, क्योंकि सर ये हीट यहां पे कैसा काम कर रही है? हैमर का। आप ही ने तो सिखाया था हीट कैसा काम कर रही है? कैसा काम कर रही है? हैमर का, हैमर का। तो हीट यहाँ पे चली, तोड़ दिया, दो हिस्से हो गए। यहाँ पे भी हीट ने तोड़ दिया, दो हिस्से हो गए। सर ये तो डीकम्पोजिशन, यस, ये रिएक्शन एंडोथर्मिक की भी हो गई और डीकम्पोजिशन की भी हो गई। और डीकम्पोजिशन कौन से वाला? थर्मल डीकम्पोजिशन। वेरी गुड। कैल्शियम कार्बोनेट हीट करा, तोड़ दिया, क्या बना? कैल्शियम ऑक्साइड, CO2। बेरियम हाइड्रोक्साइड हीट करा, टूट गया, एक दूसरे से बदला बदली कर दी, तो यहाँ पे BaCl2 NH3 H2O, ये सब चीजें निकल गई। तो ये आप बहुत अच्छे से अब तक जान चुके हैं कि हीट से ये सारी चीजें टूट रही हैं, और ये सारे एग्जांपल्स हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन के। होपफुली आपको ये सारी बात समझ में आ रही होगी। इसके बाद आती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मैंने बताया था आपको, पावरफुल बंदा आएगा तो आपको सीट से उठा देगा, बैठने नहीं देगा, वो अपनी पावर के बारे में बताएगा। तो इसलिए आपको पहले तो ये जानना है कि इस केमिस्ट्री की पूरी दुनिया के अंदर सबसे पावरफुल बंदा है कौन है। तो इसलिए पहले तो जान ही लेते हैं। तो यहाँ पे बेटा आपको मेटल्स के अंदर पावर जाननी है, तो सबसे ज्यादा पावरफुल बंदा है, बंदा तू है बंदा, पोटाशियम सबसे पावरफुल, फर्स्ट पोजीशन टू पोटाशियम। दूसरा सोडियम, तीसरा कैल्शियम, चौथा मैग्नीशियम, पांचवा एल्यूमिनियम, छठवां कार्बन, देन 7 जिंक, आयरन, 10 लेड, हाइड्रोजन, 12 कॉपर, देन सिल्वर, 14 गोल्ड एंड 15 प्लैटिनम। तो ये 15 एलिमेंट जैसे मैंने लगाए हैं, इनका बेताज बादशाह है पोटाशियम। आपको याद क्या रखना है
कि जो पोटाशियम है ये किसी को भी अपनी सीट से उठा सकता है। प्रधानमंत्री है ये अपने देश का केमिस्ट्री का। कौन है ये? प्रधानमंत्री, पीएम मोदी हैं ये। तो ये किसी को भी अपनी जगह से उठा सकते हैं। और यहाँ पे हम कहेंगे जो बहुत ही बेकार होते हैं, बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं, मतलब यहाँ पे वैसे लिखा हुआ है तो हम यहाँ पे इसको थोड़ा साफ करके देखिए, यहाँ से यहाँ तक ये है सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स, यहाँ से यहाँ ये है थोड़े कम हो गए हैं, और ये तो बिल्कुल ही निकम्मे हैं, बिल्कुल निकम्मे एलिमेंट्स हैं, किसी काम के एलिमेंट्स नहीं है। इनको हम बोलेंगे, क्या बोल देंगे? अनरिएक्टिव एलिमेंट्स, जो बहुत ही कम रिएक्ट करते हैं। ठीक है, इसी के साथ मैं आपको एक और चीज सिखाना चाहता हूं कि जो बहुत ज्यादा रिएक्ट करते हैं तो उनको रिएक्ट करने के लिए कोई स्पेशल बंदा नहीं चाहिए। जो रिएक्टिव हैं जैसे पोटाशियम, बहुत ज्यादा उच्च कोटि के बंदे, इनको रिएक्ट करने के लिए कुछ नहीं चाहिए, ये पानी से ही रिएक्ट हो जाते हैं। देखो ये ब्लू कलर है, ये इतने बंदे जो है ना ये पानी से लिपट लेते हैं कि आजा तू, तेरे साथ ही रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट याद, आपको अपनी बात केमिस्ट्री में याद क्या रखनी है कि ये जो लोग हैं ये पानी से रिएक्ट हो जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, सुपर रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं ये, सुपर रिएक्टिव मेटल्स। ओके, इसके बाद ये जो लोग हैं इनको रिएक्ट होने के लिए स्पेशल बंदा थोड़ा चाहिए, तो ये एसिड्स मांगते हैं। क्या मांगते हैं? एसिड। एसिड्स लाओ, पानी से रिएक्ट नहीं होंगे ये, समझ गए? और ये नीचे वाले जो हैं ये तो निठल्ले हैं, इनको जो मर्जी ला दो ये रिएक्ट नहीं होते। इसीलिए हम सोने के आभूषण पहन सकते हैं, हाथ में रिंग्स पहनते हैं, रिंग्स पहनने के बाद हाथों से काम भी करते हैं, 3600 तरह की चीजों को हाथ लगाते हैं, कभी वो किसी से रिएक्ट हुआ ना? वो नहीं होता, क्योंकि गोल्ड यहीं पे नीचे आता है। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ गोल्ड वेरी लेस रिएक्टिव। तो सर हमने क्या सोचा, हमने क्या समझा, जो ज्यादा पावरफुल होगा वो अपने से नीचे वाले को सीट से उठा देगा। देखते हैं, तो सर यहाँ पे हमारे पास जिंक है, जिंक। तो जिंक को आप मुझे बताइए किस तरह से, जिंक ने क्या किया? जिंक ने कहा कि तू जाके देख पहले मैं कौन हूं। तो ये रहा जिंक। जिंक ने कॉपर को, कॉपर नीचे है जिंक ऊपर है, तो जिंक ने कॉपर को उठा दिया और उठा के क्या बना दिया? ZnSO4 प्लस Cu। यहां से देखो, आयरन ने कॉपर को उठा दिया, आयरन पावरफुल था, ऊपर है, पावरफुल है, कॉपर नीचे है, कमजोर है, उठा दिया, FeSO4 बना दिया और साथ में कॉपर बाद में प्रोडक्ट निकल आया। और देखो लेड है, लेड ने Cu के साथ रिएक्ट करा, लेड ने Cu को उठा दिया, लेड PbCl2 बना और कॉपर निकल आया। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? बहुत सिंपल बात है यार, समझ तो आएगी, ठीक है ना? तो इसके बाद आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट में पावर की कोई बात नहीं है, तू अपनी जगह से उठ जा, मैं अपनी जगह से उठ जाता हूं, एक दूसरे से सीट एक्सचेंज करनी है बेटा, एक्सचेंज। जैसे कि यहाँ पे Na के साथ SO4 है, यहाँ Ba के साथ है, ये Ba वहां चला गया और Na यहाँ आ गया। बड़ी सिंपल बात है, पर आने के लिए हमें, अब आप सोचोगे कि ये कैसे बैठे होंगे, तो आपने क्या करना है यहाँ पे बेटे, मैं थोड़ा सा बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। NaSO4 है तो Na पॉजिटिव है बेटे, बोलो, और SO4 -2 है। पता है चार्ज टेबल, पहली चीज टेबल लर्न होना चाहिए। Ba क्या है? +2 और क्लोरीन क्या है? -2। अब आपको क्या करना है, Ba को किससे जोड़ना है? SO4 से, तो +2 -2 बन जाएगा BaSO4 और Na+1 -1 बन जाएगा NaCl। समझ गए? और देखो AgNO3 NaBr, AgNO3 NaBr एक्सचेंज कर लेंगे तो ये बन जाएगा AgBr और ये बन जाएगा NaNO3, एक्सचेंज होगी सीट्स। और ये जो एरो सर नीचे लगा है, नीचे की तरफ एरो बनाया, ये क्या बता रहा है? PPT। ये पावर पॉइंट नहीं है बेटे, ना 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 बेटे, पावर पॉइंट नहीं है ये क्या है? PPT, प्रेसिपिटेशन है। क्या है ये? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में
हमें एरो नीचे की तरफ आता है और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन ही डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, तो दोनों रिएक्शंस को इकट्ठे जला सकते हैं। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि ऑक्सीडेशन का मतलब होता है जब किसी चीज को ऑक्सीजन गेन करवा देते हैं तो हम कहते हैं ऑक्सीडेशन हो रही है। जब भी किसी चीज की ऑक्सीडेशन करवाने की बात कहते हैं हम, तो इसका मतलब होता है उसने ऑक्सीजन को क्या किया है, गेन। गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन, लूजिंग ऑफ हाइड्रोजन ऑल्सो ऑक्सीडेशन। तो इसको पहले हम लिखते हैं, बड़े ध्यान से बेटा बात समझिएगा। ऑक्सीडेशन की पहली चीज लिखेंगे गेन ऑफ ऑक्सीजन। अगर बेटा ऑक्सीजन गेन हो गई तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन रिमूव हो जाए तब भी ऑक्सीडेशन ही बोलते हैं। तीसरी चीज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसको भी हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। वेरी गुड। रिडक्शन क्या होता है, गेन ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन रिडक्शन है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन है। तीसरी चीज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसको भी हम क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। तो ये दोनों चीजें हमें तीनों के तीनों डेफिनेशंस याद रखनी है इफ वी वांट कि हमारा काम बहुत ही अच्छे से समझ में आए। यहां पे आप देखो मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, गेन हो रहा है ऑक्सीजन। ये देखो मैग्नीशियम के पास ऑक्सीजन नहीं है, यहां उसके पास ऑक्सीजन आ गया है, इसको बेटे क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। ओके, और समझते हैं रिडक्शन किसको बोलेंगे। सर इसके पास ऑक्सीजन था और यहां पे नहीं है, मतलब यहां हुआ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो सर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या कह देते हैं, रिडक्शन। इस तरीके से बेटा याद रखना है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। बहुत सिंपल सिंपल चीजें हैं, बहुत मुश्किल नहीं है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन हम किसको कहते हैं, रिडॉक्स, रेड मीन्स रिडक्शन, ऑक्स मीन्स ऑक्सीडेशन। रेड मीन्स रिडक्शन, ऑक्स मीन्स ऑक्सीडेशन। तो हमने क्या देखा कि यहां पे CuO है, देखो CuO, इधर गया अकेला Cu, ऑक्सीजन कहां गया भाई तेरा, ऑक्सीजन छीन लिया गया। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन। और यहां देखो हाइड्रोजन अकेला बैठा है, इसको यहां पे आके ऑक्सीजन मिल गया है, तो गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन। एक ही रिएक्शन में रिडक्शन भी हो गई, ऑक्सीडेशन हो गई, कंबाइन करेंगे क्या बन गया, रिडॉक्स रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन takes place simultaneously is called redox reactions. Very important sir, समझ में आया। और देखते हैं MnO, तेरा ऑक्सीजन कहाँ गया भाई, यहां देखो Mn के पास ऑक्सीजन नहीं है तो उसकी हो गई है रिडक्शन। यहां देखो क्लोरीन के पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन गायब हो गया, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन है। आगे आ जाओ, जिंक, जिंक के पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन गायब हो गया है, इसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन। कार्बन के पास अकेला बैठा है, ऑक्सीजन मिल गया, गेन ऑफ ऑक्सीजन, इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन।
इसी के साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जिसकी रिडक्शन होती है बेटा वो किसी और की ऑक्सीडेशन कराता है। बात को समझो, मैंने आपको बोला जिसकी, जैसे ये ऑक्सीजन है इसके पास, इसने किसी को ऑक्सीजन दी, तो मतलब किसी की क्या करवा रहा है, ध्यान से मेरी बात सुनो, जिसकी खुद की रिडक्शन हो रही है, मतलब खुद का ऑक्सीजन चला गया, इसका ऑक्सीजन चला गया, तो इसने ऑक्सीजन किसी को दे दिया, मतलब किसी और की ऑक्सीडेशन होगी ना। तो सर ये क्या करवा रहा है, ये किसी की ऑक्सीडेशन करा रहा है, इसलिए इसको बोला जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो सर इसका ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है जिसकी रिडक्शन होती है वो खुद क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसकी ऑक्सीडेशन होती है वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट। और सर बात याद रखनी है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट दोनों ही हमेशा रिएक्टेंट्स में होते हैं। किस में होते हैं बेटा, रिएक्टेंट्स में होते हैं हमेशा। तेरा क्या हुआ, रिडक्शन, तो तू है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तेरा क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, तू है रिड्यूसिंग एजेंट। बहुत ही आसान भाषा में समझ में आ रही है, आ रही है ना समझ। हाँ, तो दिमाग में ऐसे करके चीजों को रखेंगे। तो बेटा रैंसिडिटी क्या होता है, रैंसिडिटी रैंसिडिटी होता है जब हमारा खाना ऑक्सीडाइज हो जाता है। आप खाना खुला रखेंगे तो उसको ऑक्सीजन और पानी दोनों मिलने आएंगे हवा से, तो खाना खराब हो जाएगा। खाने के खराब होने को हम रैंसिडिटी कहते हैं। व्हेन फैट्स एंड ऑयल्स आर ऑक्सीडाइज्ड एंड दे बिकम रैंसिड, रैंसिड का मतलब खराब हो जाना, स्मेल आना उनमें से, एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंजेस, उनका स्मेल और टेस्ट क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, तो उस चीज को हम क्या कहते हैं, रैंसिडिटी। प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, कैसे बचा के रखें, एयर टाइट कंटेनर में रखो, फ्रिज में रखो खाने को, टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है फ्रिज में, तो खाना बहुत सही रहता है, बच जाता है, खराब होने से बच जाता है। ठीक है जी, तो इस तरह से हम उसको बचा सकते हैं फ्रिज में रखने से। एंटीऑक्सीडेंट, जो सॉस खाते हो, केचप, केचप के अंदर क्या डाला होता है, एंटीऑक्सीडेंट डाल के हम उसको बचा के रख सकते हैं। कोरोजन, कोरोजन क्या होता है, जब भी मेटल खराब होते हैं, जैसे लोहे को जंग लग जाता है, कॉपर चांदी काली पड़ जाती है, ऐसे वाली काफी चीजें हो जाती हैं, तो ये सब क्या है, मेटल का खराब होना, ईटन अप ऑफ मेटल्स इज कॉल्ड कोरोजन। तो अ मेटल व्हेन अटैक्ड बाय सब्सटेंसेस अराउंड इट सच एज एसिड्स, इट इज सेड टू बी कोरोड, वो कहा जाता है कि वो खराब हो गया, एंड द प्रोसेस नोन एज कोरोजन, उस प्रोसेस को हम क्या बुलाते हैं, कोरोजन बुलाते हैं। इसको कैसे बचाया जा सकता है, कैसे हम अपने सामान को बचाएं कि उनके ऊपर जंग ना लगे, वो खराब ना हो, पेंटिंग करिए, ग्रीसिंग करिए, ये सब चीजें करिए, इससे वो ठीक रहेंगे। चैप्टर को अच्छे से नोट कर लीजिए, एनसीईआरटी खोल के सबसे पहले उसके क्वेश्चन सॉल्व करिए, फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करिए। आप देखेंगे कि अगर आपने बहुत ध्यान से पूरे लेक्चर को सुना है तो डेफिनेटली आपसे क्वेश्चन बन जाएंगे। बहुत ध्यान से करिएगा, एक एक चीज मैंने क्लास में करवा दी है, वो सेम क्वेश्चंस आपको वहीं पे मिलेंगे। थैंक यू सो मच।